जब आपकी कोई 2-3 साल की बेटी की बात करेगा ना, आपके भी हाथ पांव कांप जाएंगे। मैंने उसके बाद भी स्टैंड लिया। कहते हैं 10 लाख दो, 5 लाख दो, 20 लाख दो, तुम्हें गोली मार देंगे। कहते हैं बम्बई और कराची एक दूसरे के जुड़वा भाई, मगर दो चीजें ऐसी हैं जो इन दो शहरों में बेहद मुश्तरक है। एक यहाँ का फलता फूलता कारोबारी तबका और दूसरा एक्सटॉर्शन। सत्तर की दिहाई में जब बम्बई में अंडरवर्ल्ड के पंजे मजबूत हो रहे थे और वो स्मगलिंग और एक्सटॉर्शन से अपनी जेबें भर रहे थे, तब किसी ने सोचा भी नहीं था कि कराची भी एक्सटॉर्शन यानी भत्ताखोरी का घर बन जाए। मगर क्या आप जानते हैं बम्बई की अंडरवर्ल्ड से मुतासर होने के अलावा कराची में भत्ता जमा करने का ख्याल कैसे आया? जब लोगों ने ये देखा कि यार लोगों के पास कराची में इतना पैसा है कि वो चंदे में इतना पैसा दे रहे हैं, ज़कात में इतना पैसा दे रहे हैं, फ़ितरे के नाम पे इतना पैसा दे रहे हैं, तो और उस दौरान जब इसमें अगर हम ये कहें कि भाई मुंबई का अंडरवर्ल्ड जो है, अगर हम उसको रिलेट करें, अगर वहाँ की कहानियाँ सुन रहे हैं, फिर वहाँ से जो बॉलीवुड की मूवीज़ बनना शुरू हुई इन सारी चीज़ों के ऊपर, तो वहाँ से लोगों को एक इंस्पिरेशन मिली, एक आइडिया मिला कि पैसा तो आसानी से जनरेट किया जा सकता है। कराची के भत्ताखोरों ने सिर्फ भत्ताखोरी की इंस्पिरेशन ही बम्बई से नहीं ली, बल्कि भत्ताखोरी के लिए उनके आइडियाज भी चुराए। राजा खुद दुबई जा बैठा था, माया भाई आया था। किसी भी धंधे को चलाने के लिए ना ज़रूर इस तरह के जो काम होते हैं उनको चलाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है टेरर, खौफ। आपका खौफ होना चाहिए और उस खौफ को आप साबित करें। उसके लिए ज़रूरी है कि आप साबित करें कि आप कुछ है। तो वो साबित करते थे। वो लोगों को वो अगवा करते थे, लोगों को मारते थे, उनकी दुकानों पे जाते थे, उनकी दुकानों पे रैंडम फायरिंग किया करते थे। अगर आप दोगे तो सरवाइव करोगे, नहीं दोगे तो ना आपका कारोबार रहेगा, और कारोबार के साथ साथ आपकी जान के भी लाले पड़े हुए होंगे। आपको मार देंगे, आपकी फैमिली में से किसी को मार देंगे। आप फैमिली में किसी गाड़ी में जा रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ उस गाड़ी पे फायरिंग हो रही है या आपके घर पे फायरिंग हो रही है, या कुछ केसेस में तो था कि फैमिली या बच्चों को अगवा कर लिया जाता था। तो ऐसा रिस्क तो कोई भी नहीं लेता ना। और ये कोई ऐसी बात नहीं थी कि ये सिर्फ कहने की हद तक थी, ये वाक़यात हो रहे थे। तो इस सिचुएशन में कोई भी रिस्क नहीं ले रहा था। भत्ताखोरी का असल हदफ कराची का कारोबारी तबका था, जिसको इब्तिदा में इस भत्ताखोरी से कोई खास परेशानी नहीं थी। कुछ इसे प्रोटेक्शन मनी के नाम पर लोगों को दे देते थे और कुछ इसे सदका समझकर। मगर मसला वहां से शुरू हुआ जब इसमें नए ग्रुप्स और नए लोग शामिल हुए। एक बिजनेसमैन है, एक दुकानदार है, और उसको दो मुख्तलिफ लोगों की जानिब से या दो मुख्तलिफ ग्रुप्स की जानिब से एक्सटॉर्शन की डिमांड की जाने लगी। अब उसकी ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो जिसको देता आ रहा है, क्योंकि नए लोग भी तो ज्वाइन हो रहे हैं ना। अब जब पुराने लोग एक तो चलते आ रहे हैं, सालों से चलते आ रहे हैं कि भाई प्रोटेक्शन मनी के नाम पे या हफ्ते के नाम पे उनके पास पैसा जा रहा है, ठीक है। लेकिन अब जो लोग नए जो इंस्पिरेशन लेके आ रहे हैं, तो वो भी तो इस चीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हैं, और जब वो इन्वॉल्व हो रहे हैं तो वो भी इन एक्टिविटीज़ में आ रहे हैं। तो उस वक्त उस दुकानदार के लिए, उस बिजनेसमैन के लिए सबसे मुश्किल वक्त था कि वो किसको डील करे, पहले वालों को डील करे या दूसरे वालों को डील करे। दूसरे जो नए आए, जो पुराने वाले हैं वो तो आप समझ लें कि आप उनको भी नाराज़ नहीं कर सकते, और जो नया वाला था ना, आने वाला, वो पहले से ज़्यादा ख़तरनाक था। कराची में भत्ता जमा करने का सबसे बड़ा इल्ज़ाम मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान पर लगाया जाता। इल्ज़ाम ये है कि पार्टी ने अपने इब्तिदाई अय्याम के दौरान इनडिस्क्रिमिनेट लोगों से चंदा जमा किया, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता
जैसे जैसे पार्टी मुनज़्ज़म होती गई, खुसूसन 2002 के बाद से उसने ये काम ख़त्म कर दिया। खुसूसन 2002 के बाद से पार्टी ने इस पूरे निज़ाम को इंतहाई ऑर्गेनाइज अंदाज में करना शुरू कर दिया और निचली सतह पर चंदा जमा करने का काम ख़त्म कर दिया गया, सिवाय 2 मौक़ों पर, एक फितरा जमा करना और दूसरा कुर्बानी की खाद। हर एक के अपने अपने एरिया जो थे वो बटे हुए थे, जो जिस एरिया का है या जिस यूनिट का है या जिस सेक्टर का है वो उस एरिया को डील कर रहा था। अब वहाँ पर उनके पास उनको पता था कितनी दुकानें हैं, कहाँ कहाँ हैं, कितने ठेले हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ से चल रही थी। और ये तो था जो स्टार्टिंग थी, शुरू थी, जब तक आप एक बड़ी पार्टी बन के सामने नहीं आए थे। और जब उसके बाद 2002 के इलेक्शंस के बाद जो है ये सारी 2001 के 2 के इलेक्शंस के बाद जब आप गवर्नमेंट में आना शुरू हुए तो चीज़ें मुनज़्ज़म होना शुरू हो चुकी थी। और उसके बाद जो है वो एक ऑर्गेनाइज वे में जाके जो है वो काम होना शुरू हुए थे। और फिर ये जो जिसको कहते हैं ना चिंदी चोरी टाइप के काम, वो किसी हद तक ख़त्म कर दिए गए थे। अब वो मामला आ गया था प्रोटेक्शन मनी के ऊपर, या आप ये कहें डोनेशन के नाम पे ये सारी चीज़ें हो रही थी। और उसमें बड़े बड़े बिजनेसमैन जो थे या इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो आपको फाइनेंस कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे। कुछ डर के लिए कर रहे थे, डर के मारे कर रहे थे, कुछ खौफ में कर रहे थे, और कुछ की अपनी वाबस्तगियाँ भी थी। और कुछ का ये था कि भाई उनको कुछ कमिटमेंट से, कुछ के अपने बेनिफिट्स लेने के लिए भी कुछ लोग कर रहे थे, अपने काम निकालने के लिए भी कर रहे थे। तो मल्टीपल फैक्टर्स थे जिसकी वजह से जो है वो उसको तरह से समझने के सपोर्ट करना शुरू कर दिया था फाइनेंशियली। अब वो डोनेशन के नाम पर हो, प्रोटेक्शन मनी के नाम पर हो, ये सारी चीज़ों के नाम पर। इस कहानी में दूसरा बड़ा किरदार कराची के गैंग वॉर थे, जिनका माजी में ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से रहा था। मुनज़्ज़म होने के मामले में और कलेक्शन के मामले में ये MQM से कई गुना पीछे थे, मगर इनका डर MQM के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा था। और ये चारों तरफ से पानी की जगह आप देख सकते हैं कि 2011 के बाद MQM वर्सेस लियारी गैंग वॉर शुरू हुआ और एक पॉलिटिकल इशू बन गया। और लियारी वालों ने फिर ये सारी चीज़ें एक्सटॉर्शन की तरफ आ गए, तो वो उन्होंने फिर उनकी रेट को चैलेंज किया। और उनकी रेट को चैलेंज किया तो जिसमें सबसे ज़्यादा जो शिकार हुए या परेशान हुए वो ताजिरी थे, क्योंकि वो एक उनका निज़ाम बना हुआ था, एक अरसे से उनका एक निज़ाम बना हुआ था। उस निज़ाम में, उस सिस्टम में वो एडजस्ट कर चुके थे। और लेकिन जब ये पीछे से आए तो उस वक्त सारी चीज़ें ख़राब होना शुरू हुई। और चूँकि जब वो आए तो उनको भी साबित करना था, और लोगों को नो डाउट ये पता था कि ये ख़तरनाक लोग हैं, इनका माजी क्या है, ये क्या करते हुए आए गैंगस्टर। लेकिन वो कंफ्यूज थे कि यार ये भी तो है हमारे साथ, जिस सिस्टम में हम चल रहे हैं, तो हम इनकी सुने या उनकी सुने। तो बहरहाल यहाँ से चीज़ें जाके मज़ीद ख़राब होना शुरू हो गई थी। और फिर एक वक्त तो आया कि वो अश्योरेंस पे बातें होना शुरू हो गई। कई अरसे तक तो ये चलता रहा कि नहीं ठीक है हम इसी सिस्टम में रहेंगे। लेकिन कुछ अरसे में जब वो ज़्यादा वायलेंट होना शुरू हो गए लियारी गैंग वॉर, और उन्होंने बाकायदा फायरिंग के साथ, धमकियों के साथ साथ हैंड ग्रेनेड का एक आम इस्तेमाल करना शुरू कर दिया दुकानों पे, उनके घरों में, इनकी रिहाइश गाहों पे, तो मजबूरन एक बड़ा पोर्शन था, एक बड़ी मेजॉरिटी थी जो शिफ्ट होना शुरू हो गई इस साइड से निकल के, वो इस साइड पर आना शुरू हो गए, इन्होंने यहाँ पर देना शुरू किया। सियासी जमातों के अलावा दहशतगर्दों ने भी कराची को पैसा जमा करने का मरकज़ बनाया। कराची के अहम तिजारती मराकज और होलसेल बाजार दोबारा भट्टाखोरों के निशाने पर आ गए हैं। वो प्लानिंग के मुताबिक पूरे शहर से ही शिकायत आ रही हैं। न्यू कराची में हमारे पास कंप्लेन है। आप जितने बहादुर हो कैमरा में, आप जितने दिलेर हो कैमरा में, मिलिटेंट विंग हो, उसको चलाने के लिए रेवेन्यू की ज़रूरत होती है। अगर तालिबान थे तो तालिबान भी यही कर रहे थे, TTP के जो लोग थे वो भी एक्सटॉर्शन में इन्वॉल्व थे। 2013 के कराची ऑपरेशन में भत्ताखोरी को शहर में जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया। हर किस्म का भत्ताखोर
या तो मारा गया था, या फिर अंडरग्राउंड हो गया, या फिर इनमें से कुछ लोग मुल्क ही छोड़कर जा चुके। अब ये सिलसिला चल ही रहा था कि भाई वो 2013 का कराची ऑपरेशन हुआ, तो वो निज़ाम जहाँ वो बनने जा रहा था और किसी स्टेज पे जाके वो भी किसी तरह से एक वक्त में जाके ऑर्गेनाइज होने जा रहा था, तो वो उस ऑर्गेनाइज होने से पहले ही वो ऑपरेशन का आगाज़ हो गया। ऑपरेशन में कुछ लोग मारे गए, तो कुछ लोग अरेस्ट हो गए, कुछ लोग जो है वो अंडरग्राउंड हो गए, कुछ मुल्क छोड़ के भाग गए। उसके बाद वो चीज़ें कुछ अरसे तक तो हम समझ रहे थे कि वो चीज़ें रुक गई हैं, ख़त्म हो गई हैं, लेकिन वो ख़त्म नहीं हुई थी, बेसिकली वो रुक गई थी। और फिर वही हुआ जो हमने देखा कि वो लोग जेलों में गए, लेकिन वो आप प्रोसिक्यूशन का कहें या लैक ऑफ इन्वेस्टिगेशन कहें या कोई भी इशू कहें, उसकी वजह से लोग बाहर आना शुरू हो गए। जो ख़ास तौर पे लियारी गैंग वॉर के जो एलिमेंट्स थे वो बाहर आना शुरू हुए। बाहर जब आना शुरू हुए तो उनको भी तो सर्वाइवल के लिए कुछ चाहिए, तो फिर से वो गैंग्स बनना शुरू हुए, वो दोबारा से मुनज़्ज़म होना शुरू हुए, रिवाइव होना शुरू हुए, और उनका नेटवर्क जो है वो रिवाइव होना शुरू हुआ। जो लोग ख़ास तौर पे बाहर बैठे हुए थे, जो उनके लीडर थे, वो लोग जो है उस तरह से जो है वो उन्होंने उनको अप्रोच करना शुरू किया, और वो अप्रोच करके जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इस एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व होना शुरू हो गए। मगर हालिया भत्ताखोरी की लहर ने एक दफ़ा फिर कराची के शहरियों, खुसूसन ताजर बरादरी में खौफ की लहर दौड़ा दी, और उन्हें ये ख़तरा है कि कहीं माजी की तरह एक दफ़ा फिर कराची भट्टाखोरों की आमाज का ना बन जाए। कहते हैं 10 लाख दो, 5 लाख दो, 20 लाख दो, तुम्हें गोली मार देंगे। न्यू कराची में हमारे पास कंप्लेन है, कोरंगी में हमारे पास कंप्लेन मौजूद है। ऑल सिटी एरिया में एक इंसिडेंट हो गया, तो इसलिए ये चीज़ हाईलाइट हुई। लियारी के अंदर मेजोरिटी बिल्डर्स ने जो है पिछले 3 माह से हमारे पास रिपोर्ट है वो पत्ता रेगुलर दे रहे हैं। जब आपकी कोई 2-3 साल की बेटी की बात करेगा ना, आपके भी हाथ पांव कांप जाएंगे। मैंने उसके बाद भी स्टैंड लिया। इन्होंने खुद जब मुझसे भत्ता लेना है मुझसे बोला, नाम लेके बोला पाकिस्तान के सबसे बड़े बिल्डर का, कि मैं उससे जब पैसे लेने जाता था तो मैं उसको बोलता था इनका पेट नहीं भर सकता, बस जितने मांगे उसके आधे दे दो। मैंने सिर्फ इनसे बोला तुमने दुनिया से भत्ता लिया होगा, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं, मैं तुम्हें खैराती पैसे में भत्ता नहीं दूंगा। सबसे जो मेन टॉप ऑफ द लिस्ट है वो वसीउल्लाह लाखों का ग्रुप है, और उसके साथ ही नाम जुड़ता है समत काठियावाड़ी का। जो भी काम करवा रहा था ना अभी कुछ अर्से पहले तक, तो वो लाखों समत को बोलता था, और समत फिर अपने लड़के भेजता था इन कामों के लिए। बहादुर PMT जिसको कह रहे कि इतना मुनज़्ज़म नहीं है, लेकिन उसका एक लड़का जोड़िया बाज़ार के ही 23 दुकानदारों को, ताजिरों को जो है वो एक्सटॉर्शन के थ्रेट करता है, फ़ोन करता है, मैसेजेस करता है। उनमें से दिया सिर्फ 2 लोगों ने, एक ने शायद 35,000, कोई 50,000 दूसरे ने दिया। लेकिन कंप्लेंट्स तो वो कर रहे होंगे ना अपने इदारे को, जो उनकी इंडस्ट्री है कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स, वहाँ उन्होंने कंप्लेन की तो इशू हाईलाइट हुआ। अब वो क्या था, कहने को कुछ भी नहीं था, ऐसा कोई मुनज़्ज़म गैंग नहीं था, कोई ग्रुप नहीं था, लेकिन एक बंदा उसके नाम पे भी कितने 23 लोगों को जो है वो थ्रेट कर चुका है। जितने भी लोग अभी एक्सटॉर्शन में मुलव्वस हैं, जो ऑपरेट कर रहे हैं या एक्टिव हैं, वो सारे के सारे, जो पुलिस का कहना है, या रिसेंटली अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई एडिशनल IG और होम मिनिस्टर की, तो उन्होंने भी यही बताया कि वो हमारे जो पड़ोसी मुल्क है ईरान, वहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं। और इस हवाले से वसीउल्लाह लाखों के हवाले से तो मुसलसल लिखा जा रहा है, पुलिस की जानिब से भी, इसके रेड वारंट के हवाले से भी, तो वो अब उसमें लेकिन एज सच को इतना प्रोग्रेस हो नहीं रही थी। लेकिन इन दिनों उसमें प्रोग्रेस हुई है, गवर्नमेंट की जानिब से भी लिखा गया, उनके सामने आगे से डिटेल्स भी मांगी गई हैं। फर्दर जो रिसेंटली अभी केसेस हुए हैं, जो फ्रेश केसेस हुए हैं एक्सटॉर्शन के, जिसमें उनको नॉमिनेट भी किया गया है, उन केसेस की डिटेल्स भी आगे भेजी गई हैं। तो अब कुछ ऐसा लग रहा है कि वाकई में कुछ ऐसी उम्मीदें नज़र आ रही हैं कि कुछ होने जा रहा है, या उसके रेड वारंट इशू हो सकते हैं, या उसको वहाँ से पकड़ा जा सकता है वसीउल्लाह लाखों को। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।